नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मिक्स। हेल्थ मिक्स डॉक्टर राघव ग्रुप का क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सहयोग से हमारा उद्देश्य आप सब तक हेल्थ मिक्स की सुविधाओं को पहुंचाना है। हेल्थ मिक्स करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने लाभ पहुंचा रहा है अपनी रिसर्च के द्वारा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कमर में दर्द के बारे में। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु सिंह। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर, जैसा कि हम बात करने वाले हैं आपसे कमर के दर्द के बारे में, ये बहुत ही आम समस्या हो गई है, तो मैं यही जानना चाहूंगी क्या कारण है इसका। देखिए, कॉजेटिव फैक्टर्स कमर दर्द के बहुत सारे हैं। अलग अलग सेट्स ऑफ कमर दर्द में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम मतलब कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम बात करें अगर सर्वाइकल की मतलब गर्दन में दर्द की, जाहिर सी बात है वो भी कमर में आता है। तो गर्दन में दर्द जब होता है तो उसमें दो तरीके की कंडीशन बनती है। आइदर तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बनती है जिसमें कि C1 और C2 की जो वर्टिब्रा है उसके बीच में जो डिस्क नहीं होती है, क्योंकि उनमें इन्फ्लेमेशन सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन बनती है कि पेशेंट को दर्द होता है, वर्टिगो मतलब चक्कर आते हैं, शोल्डर में पेन जाता है और कई लोगों को पेन रेडिएट भी होता है हाथों की तरफ। तो वो एक कंडीशन होती है। सेकेंडली अगर हम कंडीशन देखते हैं तो वो होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, जिसमें कि C2 से C3 तक या C4, C5, C6 या C7 इसमें डिस्क के स्लिप होने की कंडीशन हो जाती है, जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, जिसमें कि डिस्क में डीजनरेटिव चेंज आकर उसमें से रप्चर होने की वजह से या किसी चोट लगने के कारण डिस्क में से फ्लूइड निकलता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस, और वो नस के ऊपर या तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अपना प्रेशर बना देता है, जिसकी वजह से बॉडी का बैलेंस बिल्कुल हैम्पर हो जाता है। अगर और या फिर एडजेसेंट उसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाती हुई नर्व जो है उस पर अपना प्रेशर बना देता है। अगर उस नर्व पे प्रेशर बनता है तो जो नर्व वो जहाँ पे भी सप्लाई कर रही है अपने सिग्नल्स, वहाँ पे उस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। जैसे कि एग्जैक्टली जैसे किसी भी जिस वर्टिब्रा की डिस्क स्लिप हुई है, जिन दो वर्टिब्रास की, उस डिस्क के एरिया में भी दर्द होता है लोगों को, या फिर जो डिस्क दबी हुई है उस दबे होने की वजह से रेडिएट होकर दर्द जिस जगह नर्व सप्लाई हो रही थी, जैसे मान लीजिए वो दोनों हाथों में नर्व सप्लाई होती थी, सिग्नल बताती थी, तो हाथों में कई लोगों को सुनपन या नमनेस की कंडीशन बनेगी या फिर दर्द जाएगा, या फिर वो दोनों हाथों और पैरों की नर्व में सप्लायर थी उस नर्व की, तो वो पैरों का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाएगा। पेशेंट की स्पीच पे भी थोड़ा सा असर होगा और हाथों में से सामान उठाना पकड़ना उन सब पे भी असर धीरे धीरे होता चला जाएगा। उनके कारण की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, तो जैसे हमने बताया स्पॉन्डिलाइटिस का कारण हो सकता है आपके गलत पोस्चर का होना। जैसे कई लोग बहुत बड़ा पिलो का यूज़ करते हैं या फिर प्रॉपरली जब सोते हैं तो उस समय टेढ़े मेढ़े होके सोना, गर्दन का प्रॉपरली सही जगह रख के ना सोना, या फिर ज़्यादा देर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं जो लोग, या फिर ज़्यादा झुककर काम करते हैं या ज़्यादा राइटिंग का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा अमूमन केस में बच्चा झुककर काम करता है, लिख रहा होता है नीचे, और ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा अपना पोस्चर बदलते रहना चाहिए। अगर आप पोस्चर अपना बदलते नहीं रहेंगे तो डेफिनेट बात है कि उस पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा नेक पर और इस तरह की गर्दन में दर्द डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हम जब C2 से लेकर C7 की वर्टिब्रास की बात कर रहे थे सर्वाइकल में, तो ज़्यादातर केसेस में वो कंडीशन डेवलप होती है आपको अचानक से कोई सामान उठाया और सडन जर्क से छोड़ा, या फिर अचानक से कोई झटका लग गया आपको ऊपर के एरिया में, या फिर कोई चोट लगी, ट्रॉमा लगा, वो कारण होते हैं उसको। थोरेसिस में जहाँ तक हम बीच की रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, थोरेसिस वर्टिब्रा, उसमें ये कंडीशन कम देखी जाती है। उसका कारण ये होता है कि वो उसमें ज़्यादातर लोगों को चोट लगती है, क्योंकि वो बीच का एरिया है और आपका जो इमारत हम बनाते हैं उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। तो लंबर में ज़्यादातर आघात होते हैं या सर्वाइकल में इसलिए क्योंकि वो उसका मूवमेंट का हिस्सा ज़्यादा है। आप देखते हैं कि हम बीच की रीढ़ की हड्डी से मूवमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं। फिजिकल जो मूवमेंट होता है हमारा या तो ऊपर के नेक की मूवमेंट से होता है या लोअर एंड की मूवमेंट से होती है। तो थोरेसिस में इस तरह की कंडीशन कम देखी जाती है प्रॉब्लम की। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हो सकती है, मगर वो कम होती है। अगर हम बात करें लोअर बैक पेन में या कमर के निचले हिस्से में दर्द होने का और या फिर उससे दर्द आगे जाने का, तो उसके भी अलग अलग तरीके रहते हैं। अगर तो वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसमें सूजन के वजह से वो कंडीशन बनी हुई है कि सिर्फ उसमें होगा क्या कि वहाँ पे सिर्फ सूजन की वजह से दर्द रहेगा। जहाँ पे सूजन होती है वहाँ दर्द होना ही होना है या टेंडरनेस होनी ही होनी है, तो वो दर्द रहेगा। या फिर जिन लोगों को स्लिप डिस्क हो गया, डिस्क सरक गई है जिनकी लंबर की वजह से, जैसा कि सर्वाइकल में होता है, सडन झटका लगने से या कोई भारी सामान अचानक से छोड़ने से या फिर कोई हैवी लोड आपके बैक पे उठाने से, तो हमेशा असर जो उसका होता है वो गर्दन पे तो होता ही होता है, लंबर पे ज़्यादा असर होता है क्योंकि आपका बेस है।
तो वो बेस एरिया पे जो है डिस्क सरक भी जाती है कई लोगों की। जैसे कहीं देखा होगा आपने, यंग एज में ज़्यादातर आजकल लोअर बैक पेन देखा जाता है या लोअर बैक एक देखा जाता है। वो कंडीशन ज़्यादातर जिम में प्रॉपरली एक्सरसाइज में या वेट जब उठाते हैं सडन जर्क से उठाना या ढंग से रखना नहीं, या फिर आप हंच बैक में, मतलब कई लोग क्या करते हैं कि जब कोई अपना वेट भी रखना होता है ना, या वेट में जैसे वेट करे, उसने एक्सरसाइज करी, वजन उठाया, जब उसको रखना होता है, रखते समय वो गलती क्या करता है कि उसको हंच करके, मतलब अपने बैक को मोड़ के, ऐसे मोड़ कर रखता है। हमेशा आपका लोअर पोर्शन स्टेडी रख के फिर आपने वजन रखना है। जब आप इस तरह का रखोगे तो कभी भी आपको स्लिप डिस्क नहीं हो सकती। मगर आप अचानक से ऐसे रखोगे या फिर अचानक से झटके से उठाओगे तो डेफिनेट है कि उस झटके का सडन जर्क इतना तेज़ होगा कि वो डिस्क को प्रोलैप्स कर सकता है, डिस्क बाहर आ सकती है, या फिर उसमें से जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो निकल कर नस को दबा सकता है। तो ये कंडीशंस या जनरल पॉजिटिव फैक्टर्स रहते हैं। हमारे खुद के बनाए हुए ही फैक्टर ज़्यादातर रोल प्ले करते हैं कमर के दर्द में। जी डॉक्टर हिमांशु, कमर में दर्द यानी बैक एक, ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर किस वर्ग में देखी जाती है? देखिए, इसमें कोई वर्ग श्रेणी निश्चित नहीं है कहीं भी कि भाई एग्जैक्टली ये यंग एज के पेशेंट्स में ज़्यादा होती है या फिर ओल्डर एज में ज़्यादा होती है। ये किसी को भी किसी भी गलती के कारण, उसकी सेल्फ क्रिएटेड या दूसरे की गलती के कारण, मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे थे, अचानक से पत्थर आया, आपने देखा नहीं और झटका लग गया, तो उससे भी स्लिप डिस्क हो सकती है। या फिर आप जा रहे थे और किसी ने पीछे से हिट कर दिया आपकी व्हीकल को या आपको, तो उससे जो गिरे तो वो तो दूसरे की गलती थी, मगर हमारी किस्मत ख़राब थी कह लीजिए। तो वो गिरने पर क्या होता है कि चोट लग सकती है या तो इंजरी हो सकती है। उस केस में नर्व डैमेज भी हो सकती है, जिसमें कि आधा शरीर सुन्न हो जाता है, कई लोगों का देखा जाता है। और वो सुन्न होने की वजह से क्या होता है ना, आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी, जिसमें कि यूरिन और स्टूल का आभास नहीं रहता है और नीचे का शरीर में सिर्फ कभी कभी फड़कन कह लीजिए, अब टिंगलिंग सेंसेशन हल्की फुल्की आ जाती है, फिर वो चली जाती है, उस तरह की कंडीशन बन जाती है। तो ज़्यादातर ये सेल्फ क्रिएटेड है, मगर यंग एज के पेशेंट्स में ज़्यादा लोग पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। उसका कारण जिम हो सकता है, या फिर क्या होता है ड्यू टू आप कह लीजिए ज़्यादा जोश के कारण कभी कभार वो क्या कर जाते हैं कि कुछ चीज़ें जो दूसरे लोग नहीं उठा पाते वो जोश में उठाने की कोशिश करते हैं, और अपनी फिजिकल पावर से ज़्यादा कंडीशन वज़न उठाने की कोशिश में उसको उठा के एक बार अचानक से रखते हैं जब, तो उस झटके में भी इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो यंग एज में जो जिम जा रहा है और प्रॉपरली जिम के इंस्ट्रक्टर की या किसी के अंडर निरीक्षण, मतलब वो अपना एक्सरसाइज ना करके खुद से सेल्फ एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, और वो भी ज़्यादा वजन के साथ, तो जाहिर सी बात है उन लोगों में ही ज़्यादातर देखा जा रहा है, वो भी लाइफस्टाइल की वजह से। बट जनरल केसेस में इसका कोई सेलेक्टेड वर्ग नहीं है जिसमें कि ये कंडीशन होती है, कभी भी किसी को भी डेवलप हो सकती है। जी डॉक्टर हिमांशु, आपने बैक एक के कारणों के बारे में बताया, अब हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इसके टाइप्स भी होते हैं? बिल्कुल, इसमें देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप्स रहते हैं। अगर हम बात करें तो अलग अलग एरिया में जहाँ पे भी इफ़ेक्ट हुआ है, कमर में दर्द बना है, वो उसके अलग अलग वही टाइप्स बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे डिस्क जो स्लिप हुई थी वो आपकी लोअर बॉडी के पोर्शन पे, मतलब जैसे कि लंबर रीजन में डिस्क स्लिप हो गई L4 L5 में, या L1 L2 में, या L3 L4 में, उस या फिर L5 S1 में, तो उस एरिया में जब डिस्क स्लिप होती है, मतलब डिस्क स्लिप हम आम भाषा में बोलते हैं, जनरली फ्लूइड निकलता है और वो नस को दबाता है। तो जब वो नस दबती है या स्पाइनल कॉर्ड दबती है, तो जिस एरिया में वो रेडिएट करके जा रही है नर्व दबी है, तो ज़्यादातर केस में नर्व ही दबी होती है। तो उस एरिया में जब वो नर्व सप्लाई अगर एक टांग पे कर रही है, मतलब दर्द जो है आदमी को लोअर बैक से शुरू हुआ, हिप पे गया, फिर उसकी थाई पे आया, जांग पे मतलब, और पिंडली पे आके पैरों के तलवे तक गया, तो उस केस में वो कंडीशन ज़्यादातर एक ही टांग में रहा तो वो शियाटिका के रोग के संबंध में बोला जाता है। अगर हम उसको कहें कि दोनों टांग में दर्द जा रहा है तो उस केस में लंबर के एरिया इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम गर्दन की बात करें तो अगर गर्दन में किसी को डिस्क स्लिप हुई है और वो स्लिप होने की वजह से नस दब गई है, तो उस केस में अगर वो नर्व सिर्फ 2 हाथों को सप्लाई करी थी तो हाथों की ग्रिप पे इफेक्ट होता है, प्रॉपर्ली ग्रिप नहीं कर पाता पेशेंट, नमनेस डेवलप होती है और कमर में गर्दन में दर्द भी रहने लगता है।
तो वो कंडीशन बनती है। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन बनती है उस केस में क्या होता है कि जो C1 और C2 वर्टिब्रा इन्वॉल्व होती हैं और उसमें सूजन आने की वजह से दर्द जो होता है वो गर्दन में रहता है, सिर में जाता है, कई लोगों को सिर में चक्कर आते हैं, कंधे में दर्द रहता है और हाथों में भी कभी कभी दर्द रेडिएट करता है, तो वो कंडीशन बनती है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग एरिया पे आघात लगने से या चोट होने से या डिस्क स्लिप होने से अलग अलग सिम्टम्स पैदा होते हैं और वही उसके अलग अलग टाइप्स हैं। अगर मान लीजिए लंबर के एरिया की बात करते हैं तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है उनको। अगर सर्वाइकल के एरिया में इन्फ्लेमेशन है, सिर्फ केवल सूजन है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। अगर डिस्क स्लिप हुई है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं हम। या फिर थोरेसिस एरिया में कहीं डिस्क स्लिप हो गई है या कोई घात लगा है, उस केस में पैराप्लेजिया विद इंजरी टू द थोरेसिस कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं उसके एरिया ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए। सियाटिका में एक नर्व इन्वॉल्व होती है, बाकी में अगर एक नर्व दोनों पैरों में जा रही है और दर्द कर रही है तो उस केस के अंदर उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन में रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। सिम्टम्स क्या हैं उसके, जो हमें दिख रहे हैं उसके लक्षण जिस तरह के हैं उसी के पर उसकी टाइप बेस्ड होती है। जी डॉक्टर हिमांशु, हम आपसे जानना चाहेंगे हाउ इम्पोर्टेंट इज आवर पोस्चर, हमारी मुद्रा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए मुद्रा का केस हमेशा और हमेशा दो केसेस में आता है। आइदर तो आप इसमें इन्वॉल्व होके आपका सर्वाइकल के कंडीशन बन गई है या फिर आपकी ख़राब मुद्रा से वो बनाई गई है। जब बनने के बाद की मुद्राएं अलग होती हैं और बनने के पहले की अलग, मतलब कि पेशेंट को अलग अलग तरीके से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। मान लीजिए किसी को सर्वाइकल अवॉइड करना है, सर्वाइकल की कंडीशन ना आए, तो वो हमेशा अगर पिलो लेता है तो हल्का पिलो ले, लाइट पिलो हो, ज़्यादा हैवी पिलो ना हो और ज़्यादा हाइट पे ना हो। ज़्यादातर होता क्या है बैड पोस्चर के कारण गर्दन में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उससे, और वो प्रॉब्लम हमेशा और हमेशा ख़राब या ज़्यादा बड़े हाइट पे तकिए का यूज़ है। इसके अलावा जब किसी को लंबर की प्रॉब्लम हो गई है उस केस में हम हमेशा पेशेंट को ये कहते हैं कि आप हार्ड बेड का यूज़ करें। कई लोग क्या करते हैं, लंबर लोअर बैक का दर्द रहता है और उसके बावजूद भी सॉफ्ट बेड पे लेटे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो दर्द मसल स्पाज़म, मसल्स का ऐंठन करना शुरू कर देता है और दर्द उनका कम होने की बजाय और बढ़ता चला जाता है, जबकि वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं दूसरा। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्चर की सुधार की, तो उसमें यह है कि कई लोग जो वीविंग करती हैं, स्वेटर बुनती हैं लेडीज़, उन लोगों को सर्वाइकल की बहुत कंडीशन देखी जाती है। तो उसमें पोस्चर का सीधा सही रखना वो ज़रूरी है कि अपना एक सही हाइट पे आप वीविंग करो और ज़्यादा देर तक झुको ना, अपनी मूवमेंट को चेंज करते रहो। जैसे लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं तो ज़्यादा समय तक झुककर कंप्यूटर पे ना बैठे रहें, उसको चेंज करें। या फिर कई लोगों को देखा होगा आपने, बुजुर्ग होते हैं उनको दर्द से शुरुआत होती है, वो क्या करते हैं हंच बैक हो जाते हैं, मतलब कि अपनी कमर को इस तरह से मोड़ लेते हैं। वो मोड़ के रखते हैं इसलिए कि उसमें दर्द में आराम होता है, मगर वो ज़्यादा दिन तक जब इस तरह की रहने लग जाती है तो वो इसी तरह की हो जाती है। क्यों? हमारी फिजिकल कंडीशन ही इस तरह की है। अगर हम अपनी बॉडी को जिस तरह का कार्य करेंगे उतनी ही क्षमता उसमें आएगी। अगर हम उसको झुकाए रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में उसी तरह का कैल्सिफिकेशन होकर वो हड्डी उसी तरह की बन जाएगी और उससे अलग प्रॉब्लम पैदा होंगी। तो ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम जितनी भी, चाहे कंप्यूटर पे बैठना, ज़्यादा देर तक राइटिंग करना, ज़्यादा देर तक स्वेटर बुनना या ज़्यादा देर तक झुककर खड़े रहना, वो सब चीज़ें खुद ही सुधारने से पोस्चर अगर सही से रहेगा तो डेफिनेट है कि बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं। या फिर जिनको बीमारी है उसमें किस तरह का पोस्चर रखना चाहिए वो जो हमने बताया उसको फॉलो करेंगे तो दर्द में आराम ज़रूर मिलेगा उन्हें। डॉक्टर हिमांशु, बैक की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए हमें किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए? कि अगर तो मान लीजिए पेशेंट को अभी ताज़ा ही दर्द शुरू हुआ है, हफ्ता ही हुआ है, तो उसमें तो जनरल ये है कि आप आस पड़ोस के डॉक्टर को दिखाकर पता करें कि एग्जैक्टली क्या है। अगर वो दर्द वो एक हफ्ते के बाद नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर वो प्रसिस्ट करता है और 1 महीने से ज़्यादा समय हो रहा है तो, या 2 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया, तो डेफिनेटली उसको एक्सरे करवाना चाहिए। एक्सरे एक सबसे इनिशियल टेस्ट कह लीजिए इसमें होता है कि एक्सरे से हमें पता चलता है कि या तो सूजन है या फिर डिस्क सरक रही है, इस तरह में से कौन सी प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर उसमें भी निर्धारित नहीं हो पाता और दर्द ज्यों का त्यों बना हुआ है तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे कि वो CT स्कैन या MRI स्कैन करें। MRI स्कैन इज़ द बेस्ट स्कैन ओवर हियर, मतलब इस बीमारी में रिलेटेड, कि वो माइन्यूट डिटेल्स भी आपको बताता है कि एग्जैक्टली पेशेंट को इस तरह की परेशानी हो सकती है, तो इसमें ये कंडीशन दिख रही है। तो बेस्ट तो स्कैन अगर हम कहें और इसको लंबे समय से हो रहा है तो MRI स्कैन कराए।
ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी एक बार एमआरआई स्कैन कराना चाहिए देखने के लिए कि उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। फिजिकल इम्प्रूवमेंट तो ठीक है, मगर इंटरनली कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। जनरली कभी कभार पेशेंट को इंटरनल दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, फिजिकली वो कम दिखती हैं, तो वो भी एक कारण होता है। बट जनरल सेट्स ऑफ डायग्नोस्टिक अगर मेजर्स हम लेके चलें तो वो यही रहते हैं कि एक्सरे कराए या एमआरआई स्कैन कराए या सीटी स्कैन कराए, ये पता करने के लिए। कई लोगों को बैक एक में क्या होता है कि यूटीआई की प्रॉब्लम से भी बैक एक हो जाता है, तो वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का लिए जो है यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराए। कई लेडीज़ को ल्यूकोरिया की वजह से भी बैक एक हो जाता है, तो उस केस में वो उसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट कराए। जनरली ल्यूकोरिया तो फिजिकली दिख जाता है, तो उसमें तो फर्दर डाउन दी लाइन कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत तो है नहीं, उसमें तो केवल मेडिसिन लेकर ही वो सेटल डाउन हो सकती है जनरली। तो वो जो कारण है उनके लिए अलग अलग सेट्स ऑफ टेस्ट रहते हैं कि भाई ये टेस्ट उनके लिए कराने हैं, तो अलग अलग सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, और वो आपके सही डॉक्टर ही बता पाएगा, क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब अगर आप सोचें कि चूरन वूरन देने वाले जो कई लोग क्या करते हैं आजकल, पुड़िया में इंडल्ज हो जाते हैं। वो पुड़िया स्टेरॉयडल कुटी हुई देसी पुड़िया कह देते हैं उनको, या देसी दवाई कहकर एलोपैथी मिक्स मेडिसिन दे रहे हैं, पेन किलर और स्टेरॉइड्स का यूज़, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रह सकता है इस केस में। तो उनसे बचते हुए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, वो एक सही ट्रीटमेंट आपका करेगा, वो सही आपको बताएगा कि एग्जैक्टली भाई आपको इतने समय से ये दर्द हो रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो दर्द हो रहा हो, तो वो चीज़ सेटल डाउन हो सकती है। तो इसके लिए सिम्टम्स बहुत अहम है, उन सिम्टम्स कितने दिन से चल रहे हैं उनको देखते हुए टेस्ट कराए जाते हैं। प्रमुख टेस्ट जो अगर नॉर्मली उसको बैक एक है और काफ़ी लंबे समय से है, मतलब महीने से ऊपर हो रहा है या 2 हफ्ते से ऊपर हो रहे हैं, और उसको ल्यूकोरिया या यूटीआई जैसी संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको यही तरीके की टेस्ट कराने चाहिए। या फिर कई लोगों को क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि जॉइंट का स्पेस फ्यूज़ होने लगता है, मतलब उसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं और जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाता है। या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। इसके अलावा HLA-B27 एक टेस्ट होता है, वो जेनेटिकल टेस्ट है बेसिकली, उससे ये डिनोट होता है कि ये पेशेंट आर ससेप्टेबल टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। वो ये निर्धारित नहीं कर देता कि ये पेशेंट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है ही। अगर वो पॉजिटिव होता है, जैसे कि अमेरिका में 9% ऑफ पॉपुलेशन इज पॉजिटिव HLA-B27, मगर ज़रूरी नहीं है कि उनको वो बीमारी है ही। सिर्फ 1% या 2% पॉपुलेशन अमेरिका में है जिनको पॉजिटिव होने के बावजूद वो बीमारी है, तो मगर वो टेस्ट भी है एक अहम टेस्ट। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या टेस्ट करेगा, और वो एक अच्छा डॉक्टर ही बता सकता है कि। बट जनरल तौर पर अगर आदमी खुद से सेल्फ टेस्ट कराना चाहे और उसको बहुत लंबे समय से अगर दर्द रह रहा है कमर में या गर्दन में, तो एक MRI बेस्ट टेस्ट है उसके लिए। जी डॉक्टर हिमांशु, ये जो बैक एक की प्रॉब्लम है ये फेस ना करनी पड़े, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, बैक एक की प्रॉब्लम अगर फेस ना कर सके आदमी, अगर उसको प्रिकॉशनरी मेजर चाहता है तो वो यही है, जैसा हमने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया कि अगर कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक बैठता है या ज़्यादा देर तक स्वेटर कोई बुनता है या ज़्यादा देर तक पढ़ाई करता है, एक ही पोस्चर में बैठा रहता है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करे। या फिर इसके अगर कोई यंग जनरेशन में जैसे देखा जा रहा है तो उसमें अवॉइड करे कि सडन जर्क वाली चीज़ें ना करे, चाहे वो जिम में कर रहा है या किसी के हंसी मजाक में कर रहा है, तो सडनली हैवी वेट या अपनी बॉडी से ज़्यादा हैवी वेट या बॉडी जितना सस्टेन कर सकता है उससे ज़्यादा वेट उठाएगा और सडनली रखेगा, तो उस कंडीशन में भी डेफिनेटली ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस अगर किसी को हो गया है तो उस केस में वो हार्ड बेड का यूज़ करे, माइल्ड सी एक्सरसाइजेज करे जो कि लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। अगर किसी को नहीं हुआ है उसको भी लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। उनसे क्या होगा कि आपका बैक इतना स्ट्रेंथन रहेगा कि सडन जर्क से थोड़ा बहुत ही असर होगा।